स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस। आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एक नॉर्मली क्या होता है, जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो है आपका 28 डेज, और इसका जो हाफ होता है 28 डेज का हाफ, वो होता है 14 डेज पे। कितना दिन होता है? 14 डेज पे। और इस 14 डेज में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होगा? ओवुलेशन होगा। इसे ओवुलेशन क्या होगा? मतलब है कि ओवुलेशन से ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवुलेशन से एग का फॉर्मेशन होगा। तो 14 डेज पे ये ओवुलेशन होता है। तो आप जानते हैं कि ये ओवुलेशंस क्या होगा? ये ओवुलेशंस आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म इन करता है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म इंटर करता है डिफरेंट पाथवे से, फीमेल रिप्रोडक्टिव के डिफरेंट पाथवे से ये इंटर करता है थ्रू वाजिना, वाजिना से सर्विक्स, सर्विक्स से ये कैसे करेगा पास? वाजिना, वाजिना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रिनल वाल, और यूट्रिनल वाल होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। मतलब ये 40 डेज में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या होता है? ओवम निकलता है, एग निकलता है, और ये जब निकलेगा तो डिफरेंट मतलब ये है कि इन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये जब स्पर्म इंटर करता है डिफरेंट पाथवे से, और इंटर करता है ओविडक्ट में, और स्पर्म कहां पहुंचेगा? ये स्पर्म पहुंचता है इस्थमस होते हुए एम्पुला के पास। कहां पहुंचेगा? ये जो डिफरेंट पाथवे है ये पहुंचता है आपको, जो फर्स्ट पाथ है आपका ओविडक्ट का, वो है इस्थमस, और इस्थमस होते हुए एम्पुला में पहुंचता है। तो आप ये जान लीजिए कि कहां पहुंचा? इस पर इस एम्पुला में पहुंचा। आप जानते हैं कि जब डिफरेंट, आपने ओजेनेसिस में देखा है कि प्राइमेडियल स्टेज में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तो ये सेकेंडरी oocytes मियोसिस के सेकेंड स्टेज के, मेटाफेज के सेकेंड स्टेज में अरेस्टेड होता है। मतलब ये सेकेंडरी oocytes है, ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी oocytes है, और ये अरेस्ट है मियोसिस के मेटाफेज के सेकेंड स्टेज में। तो आप जानते हैं जब ये सेकेंडरी oocytes है तो ये सेकेंडरी oocytes जो सराउंडेड रहता है जिस सेल से, उस सेल को कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। जब ये डिस्पर्स होगा, जब ये बाहर निकलेगा, तो आप जानते हैं कि यहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिस पार्ट को कहा जाता है फिम्ब्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिम्ब्री कहा जाता है। वो फिम्ब्री क्या कहेगा? ये सेकेंडरी oocyte को कैप्चरिंग करता है। क्या करता है? ये कैप्चरिंग करता है सेकेंडरी oocytes को। तो ये कैप्चरिंग करेगा और अपने साथ ये इन करेगा इस पोजीशंस में। तो
इस पोजीशन में भी ये सेकेंडरी oocytes है। तो आप ये जान लीजिए, जब सेकेंडरी oocytes है तो ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी ये ओवम नहीं है, अभी ये एग नहीं है। कब ये फर्टिलाइज करेगा, कब ये मियोटिक या मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगा, तो आप इस इमेज से देख सकते हैं कि जब ये डिस्पर्स करता है, जब ये बाहर निकलता है सेकेंडरी oocytes, तो उसके साथ साथ सेल भी क्या हो जाता है, रेडिएटेड रे की तरह निकलता है, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। वही ग्रेनुलोसा सेल जो है यहां क्या कहलाएगा, कोरोना रेडिएटा कहलाता है। क्या कहेंगे उसको, कोरोना रेडिएटा। जो कोरोना रेडिएटा के इसके बाद वाला जो लेयर है जिसमें ये सेकेंडरी oocyte होता है, अभी ये ओवम नहीं है, अभी ये एग्स नहीं है, ये सेकेंडरी oocytes है। तो कब ये ओवम का फॉर्मेशन करेगा, कब ये एग का फॉर्मेशन करेगा, तो आप जानते हैं कि स्पर्म जो है, आप जाकर स्पर्म का डायग्राम देखेंगे ना, तो स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है। इसमें क्या होता है, ये मिडिल पीस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये टेल रीजन होता है, ये हेड रीजन होता है, ये टेल रीजन होता है। तो एक चीज जान लीजिए, इस स्पर्म में क्या होता है, इस स्पर्म में होता है न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है। इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रियोल होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होता भी है तो थोड़ा होता है। लेकिन सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में न्यूक्लियस होगा, सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होगा। इसको सेंट्रियोल की जरूरत है। यहां साइटोप्लाज्म है, इसको क्या है, इसको साइटोप्लाज्म की जरूरत है स्पर्म को। ये क्या करेगा, पेंट्रेट करेगा एक्रोजोम के जरिए। जो पेंट्रेट करेगा उसमें एक्रोजोम में इंजाइम होता है, हियालुरोनाइडेज इंजाइम कहा जाता है। ये पेंट्रेट करेगा। ये आपको सोचना होगा कि आप जानते हैं ना, ये डिफरेंट पाथवे से स्पर्म मूव करता है, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, कि ड्यूरिंग द वन इंटरकोर्स 2 मिलियन से ज्यादा स्पर्म क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। और वो जैसे सेकेंडरी oocyte यहां आया, इधर से स्पर्म आया, जैसे सेकेंडरी oocyte इधर से आता है और इधर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो आप जानते हैं कि जैसे ही मिलियन और मिलियन स्पर्म होता है, उसमें से कोई एक जाकर के फर्टिलाइज करेगा। जो फर्टिलाइज करेगा वो स्पर्म एनर्जेटिक होगा, पावरफुल होगा, तब जाके क्या क्या ये फर्टिलाइज करेगा। कितना बड़ा ये स्टेज होता है कि मिलियन में से कोई एक जाके फर्टिलाइज करेगा। और जब वो फर्टिलाइज करेगा तो ये जान लीजिए, चूंकि इसका सेंट्रियोल है, इसमें सेंट्रियोल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है तो थोड़ा है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है। जैसे ये पेनिट्रेट करेगा तो क्या करेगा, ये जो प्रोटेक्टिंग पार्ट्स है सेकेंडरी oocyte का, जिसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा कहा जाता है, और इसके थ्रू इंटर करेगा सेकेंडरी oocytes में। मतलब ये क्या हुआ, यहां ये सेकेंडरी oocytes है, ये स्पर्म है, यहां आएगा, ये मिलेगा, यहां जाके क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, तब जाकर के कंप्लीट होता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन। अब तक ये सेकेंडरी oocytes है। आप एक चीज जान लीजिए कि सेकेंडरी oocytes का जो लाइफ होता है,
सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, उसका लाइफ है अपना, लाइफ कितना है, कहा जाता है सेकेंडरी oocyte का लाइफ जो है वो है 24 to 48 आवर्स। कितना है इसका लाइफ है, 24 to 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स। मतलब जब सेकेंडरी oocyte अगर वो फर्टिलाइज नहीं करता है तो 48 आवर्स के अंदर में ये डिजेनरेट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा और वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ये 24 से 48 आवर्स ही क्या होता है, ये जीवित होता है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब म्यूटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है। तो होता क्या है, आप जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जैसे पेनिट्रेट किया तो इसमें जो लेयर है उस लेयर को क्या कहा जाता है, पेरीविटलिन स्पेस कहा जाता है। और इससे ओहम बनता है, ओहम के साथ ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। हालांकि इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओहम को। अब यहां देख लीजिए, जैसे डिवीजन हुआ ना तो यहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्टिलाइज किया तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा लाइफ जो है एक सिंगल जाइगोट से मिलकर बना है। कैसा बड़ा रास्ता है वो, कि एक सिंगल जाइगोट से मिलकर के बना है, जिससे हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा नाक, हमारा पैर, ये क्या है, उसका फॉर्मेशन होता है और उसका निर्माण होता है। अब क्या होगा, यहां पे जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होगा और डिफरेंट सेल स्टेज में क्या करता है, ये डिवाइड कर जाता है। तो देख लीजिए, ये जाइगोट हुआ ना, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिक डिवाइड करके क्या होगा, ये माइटोटिक करके पहले बनेगा 1 से 2 सेल स्टेज। क्या बनेगा, 1 से 2 सेल स्टेज आएगा। ये सेल स्टेज कितने आवर के बाद आता है, फर्टिलाइज करने के बाद, ये आता है 12 to 24 आवर्स। मतलब इसका जो पीरियड है कि जाइगोट का जो माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये 2 सेल स्टेज में डिवाइड कर जाएगा, तो उसका पीरियड क्या होगा, 12 to 24 आवर्स। ये 24 आवर्स में क्या होता है, ये 2 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, 2 सेल से 4 स्टेज में पहुंचता है और 4 से ये पहुंच गया 4 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में। और 4 सेल से क्या हो जाएगा, 4 सेल पहुंच जाएगा 18 सेल स्टेज में। समझ गए, ये 8 to 16 सेल स्टेज में कितना बनेगा, 8 to 16 सेल स्टेज में। और इस स्टेज को कहा जाता है, इस स्टेज को कहा जाता है मारूला कहा जाता है। तो मारूला का स्टेज कहाँ आया, मारूला का स्टेज आया 8 to 16 सेल स्टेज में, तो उसे क्या कहते हैं, मारूला कहा जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो 16 मारूला स्टेज है वो धीरे धीरे वो नीचे की ओर क्या होता है, आने लगता है। इसका जो स्टेज होगा 8 to 16 सेल स्टेज, ये होता है 3 डेज पे आता है। कितना डेज पे आएगा, 3 डेज पे आएगा। एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर कंसेप्ट को क्लियर रखना, ये जानना है कि 2 सेल स्टेज 12 to 24 आवर्स में आता है और 8 to 16 सेल स्टेज जो है वो आता है आपको 3 डेज पे आता है। राइट डाउन। चल, तो 60 डेज सेल को आप कह रहे हैं मारूला कहा जाता है। अब धीरे धीरे ये सेल स्टेज नीचे की ओर आएगा और यहां से आने में 5 to 7 डेज लगता है। एनसीईआरटी मेंशन नहीं के लिए जाना जरूरी है,
5 to 7 डेज में ये जो सेल है ये यूट्रीन वॉल से यूट्रस से जाकर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। जो अंदर का यूट्रस का लेयर है उसे कहा जाता है इंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसे चिपक जाता है। तो यहां प्लांटेशन, यहां इम्प्लांटेशन हो गया। कैसे ये स्टेज में आ करके ये इम्प्लांट कर जाता है और यहाँ पे चिपक जाता है और फिर यहां जाके धीरे धीरे ये एम्ब्रियो का डेवलप करता है। अब यहां देख लीजिए, ये इमेज में आप ले सकते हैं। यहां क्या हुआ, 2 से 4 सेल बना ना। एक 16 सेल स्टेज में क्या होगा, आप यहां देखते हैं ना, यहां क्या 8 और 16 सेल। अब ये चीज जान लीजिए, जब फर्टिलाइज नहीं करता है तो यहां पर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। एक ही स्पर्म इंटर करेगा, बाकी सब जो है वो जब इंटर करता है तो ये क्या होता है, ये इसकी वाल जो है क्लोज हो जाता है। बाकी ये स्पर्म, मीडियम स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है। अब यहां क्या होगा, 8 to 16 स्टेज में आप जानते ना, इसको आप मॉरुला कहते ना इस सेल स्टेज को। अब तो कोई स्पर्म नहीं आएगा क्योंकि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर चुका है। तो ये जो जोना पेलुसिडा का जो लेयर है धीरे धीरे क्या होगा, ये डिसॉल्व होने लगता है, ये गायब होने लगता है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप जानते ना, कहा जाता है कि ये जो स्टेज है, जब उसका जोना पेलुसिडा का लेयर जब डिसअपियर होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, तो ये अपना जो डिवीजन ऑफ लेबर करता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर होने से ये 2 सेल में क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। कितने सेल में डिवाइड कर जाएगा, 2 सेल में। एक जो आउटर है, इस आउटर को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है आउटर लेयर को। यहां भी धीरे धीरे जो है, जो जोना पेलुसिडा का जो लेयर है वो डिसअपियर, कंप्लीटली गायब हो जाता है। तो बाहर वाले को लेयर को आप ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर वाले सेल को आप क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहा जाता है, इनर सेल मास कहा जाता है। अब देख लीजिए, ये लेबर डिवीजन करता है, अब इसकी जिम्मेदारी है, ये इसका जो डिफरेंशिएशन, इसका जो डिवीजन होगा अपनी तरह से होगा। ट्रोफोब्लास्ट खुद अपनी तरफ होगा, उसका डिवीजन, उसका डिवाइजन, उसका हर चीज शेप एंड साइज अपनी तरह से चेंज करेगा। इनर सेल मास अपनी तरह से करेगा। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इम्प्लांटेशन में काम आता है, ये इम्प्लांटेशन करता है। इम्प्लांटेशन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रोफोब्लास्ट की। यहां चिपक जाता है ना, यहां चिपक गया यूट्रीन वॉल से, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस सेल की जिम्मेदारी है, उस सेल को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। दूसरा इनर सेल। इनर सेल का क्या जिम्मेदारी है, इनर सेल की जिम्मेदारी है एम्ब्रियो का। एक एम्ब्रियो की जिम्मेदारी होती है, एम्ब्रियो में जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो है ये इम्प्लांटेशन में काम करता है, तब जाके क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो एम्ब्रियो से क्या होगा, एम्ब्रियो से होगा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्या चीज का डिफरेंट 3 टाइप लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक को कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को कहा जाता है मेसोडर्म और तीसरे को कहा जाता है इंडोडर्म। और इस तरह से डिफरेंट लेयर से कुछ बॉडी का आउटर रीजन का फॉर्मेशन करेगा, कुछ बॉडी का मिडिल का रीजन का फॉर्मेशन करेगा, कुछ बॉडी का इनर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से जो है एम्ब्रियो से जो है आपके बॉडी का ऑर्गन का ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चूंकि आपके एनसीईआरटी में ये पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार जान जाइए कि एम्ब्रियो से आपका हाथ, पैर, नाक, कान जो भी ऑर्गन है
उसका फॉर्मेशन होता है। हमारे फर्स्ट पार्ट जो ऑर्गन है, जो हार्ट का फॉर्मेशन होता है, हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला क्या है, हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या देखा यहाँ पे, ये जो आपका जो प्रोसेस है। अब यहां देख लीजिए एक पार्ट यहां कहा जा रहा है, यहां कहा जाता है कि ये धीरे धीरे जो है ना ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन आता है। ये जब डिजेनरेट होने लगता है ट्रोफोब्लास्ट, तो ये जब डिजेनरेट होगा तो ये गैप स्पेस पैदा होगा, उसको आप ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तब जाके आपको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट कैसे होता है, डिफरेंट पार्ट स्पर्म कैसे इंटर करता है, इस इस्मास होते हुए क्या करता है कि एम्पुला की ओर जाता है। ये फर्टिलाइज कहां करता है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये फर्टिलाइज ये एम्पुलरी इस्मस जंक्शन के पास होता है, ना कि इस्मा के पास होता है, ना कि एम्पुला के पास होता है। जो यहाँ पे जंक्शन है एम्पुला और इस्मस का, वहां जाकर के क्या होता है, ये सेकेंडरी ओसाइड और स्पर्म मिलकर या फर्टिलाइजेशन होता है। तो डिफरेंट पाथवे से किस तरह से एक सेकेंडरी ओसाइड से आपको क्या हुआ, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, एक का फॉर्मेशन हुआ, फिर वही आप डिफरेंट सेल जो है इम्प्लांटेशन में काम करता है, और एक सेल जो है वो इम्यूनो डेवलपमेंट काम करता है। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस डायग्राम पे होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।